वेलकम टू अक्वायर कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? ठीक हो? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की 1.1 एक्टिविटी करवाई थी। उसमें पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो फिर ये भी पता किया था हमने कि केमिकल रिएक्शन तो हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये आगे लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी चेंज किया है और लोकेशन भी चेंज की हुई है। नया जो नाम है हमारा वो है एक्वायर कोचिंग क्लासेस और लोकेशन हमारी है बदरवाई चौक के नीचे जहाँ पे ट्यूबवेल है, अगर वहीं पे है। जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं उनको तो पता है कि कहाँ पे है, लेकिन जिन बच्चों को अभी पता नहीं है कि हमने लोकेशन चेंज की हुई, तो उनके लिए बताना ज़रा ज़रूरी था कि हमने लोकेशन भी चेंज की है और नाम भी चेंज किया है। जहाँ पे ट्यूबवेल है, बहुत लोग पानी भरने आते हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट उसी ट्यूबवेल के साथ में ही हमारी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ पे हमारा कोचिंग क्लासेस है। तो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अब हम आगे। अब एक्टिविटी 1.2 हमारी है। इसमें अभी हमारा क्वेश्चन वही चल रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं। लास्ट हमने पढ़ा था कि कहीं पे कलर चेंज हो रहा है, कहीं पे स्टेट चेंज हो रही है, कहीं पे टेम्परेचर निकल रहा है, कहीं टेम्परेचर ऑब्जॉर्व हो रहा है, कहीं प्रेसिपिटेशन बन रही है। ये सब चीजें देख के हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो 1.1 1.2 एक्टिविटी करके हमें कुछ और मे भी कुछ पता चल जाए। 1.2 एक्टिविटी जो है हमारी, उसमें ये बताया गया था कि हमने क्या लेना है, 1.2 ग्राम लेना है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट लेना है। इसी लेड नाइट्रेट हमें क्या ऐड करवाना था, पोटेशियम आयोडाइड। तो लेट्स सी क्या होता है। मतलब इस सेक्शन में बताया है, पहले एक्टिविटी में बताया है कि लेड नाइट्रेट को हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करना है। तो अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ जी। तो जब हम इस हमारे पास एक लेड लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इस सेक्शन में क्या किया गया है, जब हमने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट आया। अब सर आप इसमें ऑब्जर्व क्या किया आपने, तो आपने बताना है हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस आया। लेड आयोडाइड जो है जो हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है, और इसमें बताना है आपने येलो प्रेसिपिटेट, येलो कलर। ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन रहेगी। आपने लिखना है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हर साल पूछे जाते हैं कि बताओ जी PbNO3 को रिएक्ट किया है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो एक सॉलिड सब्सटेंस बना है, वो क्या है, और साथ में कुछ और रिएक्शन में वो क्या है। ठीक है, तो आपने बताना है जब भी हम पोटेशियम नाइट्रेट को रिएक्ट करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है। जिस सॉलिड सब्सटेंस का नाम क्या है, लेड आयोडाइड, प्लस साथ में क्या हमारे पास, और इसका कलर कैसे, ये प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट येलो कलर के होता है। क्वेश्चन रेज होता है प्रेसिपिटेट होते क्या है। प्रेसिपिटेट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, सॉलिड इन नेचर होते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो है कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, कलर चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ कि हमने लिखा क्या, ऑब्जर्व क्या किया। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना बताना है आपने, आपने ये लिखना है व्हेन वी रिएक्ट lead nitrate with potassium iodide, a solid substance, a solid substance known as lead iodide is
formed which is yellow in color and potassium nitrate. Also formed. ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन रहेगी जो हमारी क्या थी एक्टिविटी 1.1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एक्टिविटी 1.2 जिसमें हमें ये बताया गया था कि इसको रिएक्ट करोगे। तो आपने ऑब्जर्वेशन में ये लिखना है कि जब भी हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है जिस सॉलिड सब्सटेंस का नाम क्या है लेड आयोडाइड। और इसका कलर कैसा होता है येलो इन कलर होता है और हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट भी बनता है। ये तो हमारे पास एक्टिविटी कौन सी थी एक्टिविटी 1.1। अब एक्टिविटी 1.3 भी साथ में ही करेंगे इसके ताकि दोनों चीजें एक साथ हो जाएं। तो इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप। मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, ये थी हमारी एक्टिविटी 1.1। अब हमारी है एक्टिविटी 1.3। अब 1.3 में ये बताया गया है कि अब उससे भी देखो इस जब हमने ये रिएक्शन कराई थी इसमें कलर चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया, तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब एक्टिविटी 1.3 में देखेंगे क्या होता है। एक्टिविटी 1.3 में क्या किया गया है, आपने कोई मेटल लेना है, कोई मेटल ले लो, जिंक ले लो, जिंक ही वहां पे लिया है। अब इस जिंक को क्या किया है आपने एसिड के साथ रिएक्ट करना है। एसिड ले लो कोई भी, जिंक प्लस HCl के साथ रिएक्ट करवाना है। एक्टिविटी में ये करवाया है, उसमें ये बताया गया कि आपने कोई मेटल लेना है, कौन सा जिंक, उसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना था। यहाँ पर हम पहले HCl के साथ रिएक्ट करके देखेंगे क्या क्या ऑब्जर्वेशन आती है। आपने बोलना है जब भी हमने जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करी, ये मेटल है, मेटल को HCl के साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद क्या बनेगा, ये ले लो। और साथ में ये भी बताया गया है कि इसी जिंक को H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करो जी, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। मैं लिख देता हूं इसका नाम क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगी, मतलब 1.3 एक्टिविटी ये बताती है कि जब भी हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो हमारे पास क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखा हमने, हमारे पास सॉल्ट बना, जिंक क्लोराइड बना और साथ में वहां से एवोल्यूशन ऑफ गैस निकली। और उसमें ये भी बताया गया है आगे कि जो जिसमें ये ऐसे करके बनाया है, जिंक प्लस HCl। अब उसमें यह भी बताया गया है कि आपने क्या करना है, इसकी जो सरफेस है उसको टच करना है, फिर वहां पे देखना है कि क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या वहां पे हीट निकल रही है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन रही है आपकी, ये भी आपने साथ में बताना है। मतलब यहाँ पे आपने टच इसके साथ हाथ लगाना है ग्लास में, जिंक को भी डालना है, HCl को भी डालना है, देखना है वहां पे क्या हो रहा है। तो आपने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखनी है कि जब भी हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनता है प्लस गैस निकलती है, गैस वो है हाइड्रोजन गैस। और साथ में ये बताना है कि वहां से बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, क्या क्या इवॉल्व होती है, हीट, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व। अब इसकी भी यही रहेगी ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, यहां पे भी गैस निकल रही है, तो यहां तक तो ठीक था। अब इससे अब आगे पूछा जाएगा कि अपनी और ऑब्जर्वेशन बताओ जी। तो यहाँ पे हमने जब देखा कि जब भी हम इसको देख कर, हमने जब इसका हाथ लगाया तो यहाँ से बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व हो रही है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। कौन सी हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे,
देखो सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम मैं कहता हूँ पहले चैप्टर से में से मैक्सिमम आपको एक्टिविटी से ही क्वेश्चन पूछा, आपको कभी भी नहीं पूछेंगे व्हाट इज एंडोथर्मिक, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, डेफिनेशन तो कभी नहीं पूछेंगे आपको, बस एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछेंगे और वन वर्ड आंसर लिखना। अब ऑब्जर्वेशन आपने लिखे लिखना है कि व्हेन वी रिएक्ट जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो आपने क्या बताना है, जिंक it form salt and evolve gas called hydrogen gas and also exothermic reaction take place। ये आपकी हमारी ऑब्जर्वेशन रहेगी। और ऑब्जर्वेशन हमने ये बताया कि जब भी हम मेटल यानी जिंक को HCl के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, प्लस वहां से बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ गैस निकलेगी, और साथ में जब हमने बेकर के साथ हाथ लगाया तो वहां से बहुत सारी हीट निकलती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये रेज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व। ये सारी डेफिनेशन एक एक करके मैं आगे बताता जाऊंगा। अभी से हम ये पता कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही तो हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैस इवॉल्व हुई, हीट निकली। मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा यहाँ पे जिनसे हमें ये अभी तक हम कल एक्टिविटी 1.1 करवाई थी, 2 थी, अब 3 भी करवाई। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं पहले रिएक्शन में क्या हुआ था, स्टेट चेंज हुई थी, सेकंड में भी स्टेट चेंज हुई, कलर भी चेंज हुआ, थर्ड में गैस बाहर निकली और बहुत सारी हीट बाहर निकली। तो ये सारी अगर चेंजेस हो रही है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये तो हमारी कुछ बेसिक चीजें एक्टिविटी 1.3 था, आगे एक्टिविटी 1.4, 5, 6 में करवाता रहूंगा। अभी कुछ चीजें और बताऊंगा मैं। बैलेंस केमिकल रिएक्शन होता क्या है, टॉपिक है हमारा पास बैलेंस इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है। अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है, मार्क कर देना। बैलेंस इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस इक्वेशन क्यों क्या होती है और बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ये कुछ टॉपिक्स हैं। व्हाई डू वी नीड, व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आपने इसमें बताना, देखो आप मतलब यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, तो बैलेंस इक्वेशन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स present in reactant side is equal to, simple definition is equal to number of atom present in product साइड। बस ये आपने बताना है, आपने बताना है जब हमारे पास एटम रेक्टेंट साइड में इक्वल, जितने हमारे एटम रेक्टेंट साइड है उतने ही एटम हमारे प्रोडक्ट साइड होंगे, हम उसको बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम भी ले लो, जैसे मान लो मैग्नीशियम प्लस O2, हमारे पास क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो
रेक्ट हैंड साइड के एटम्स कितने हैं, प्रोडक्ट साइड के एटम्स कितने हैं? रेक्ट हैंड साइड के एटम्स मैग्नीशियम के पास एक है, मैग्नीशियम के पास एक है, चलो जी ठीक है। सेकंड में ऑक्सीजन के पास दो है, ऑक्सीजन के पास एक है, तो बताओ ये बैलेंस है या नहीं? तो ये बैलेंस नहीं है। हम बैलेंस कैसे किया जाता है ये तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लेकिन बैलेंस इक्वेशन होती क्या है आपने बताया ना, जब भी हमारे पास, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन मैग्नीशियम के पास दो है, यहाँ पे दो लगाऊंगा। अब बताओ क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? मैं गौर करता हूँ, मैग्नीशियम के पास दो, मैग्नीशियम के पास दो, ऑक्सीजन के पास दो, ऑक्सीजन के पास दो। हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एटम्स बराबर होंगे तब उसको बोलेंगे हम केमिकल बैलेंस, केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस इसका अवॉइड कर दो, जब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड, उसको बोलेंगे हम अनबैलेंस इक्वेशन। और अनबैलेंस इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन भी, स्केलेटल इक्वेशन। इसका अपोजिट कर दो, आपने बताना है कि अनबैलेंस में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रेक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड, इज नोन एज अनबैलेंस इक्वेशन। मैं जैसे यहाँ पे इसी के लिए Cu प्लस O2 ले लो, कॉपर को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, हमारे पास बनेगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। तो बताओ ये बैलेंस है? देखो ना यहाँ पे कॉपर के पास एक है, कॉपर के पास एक है, ऑक्सीजन के पास दो है, ऑक्सीजन के पास एक है, तो ये बैलेंस कैसी होगी? अनबैलेंस इक्वेशन। एंड अनबैलेंस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि हमें बैलेंस करना मतलब क्यों जरूरी होता है और बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अब यहां तक समझ आई? क्वेश्चन ये रेज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन ये होता है कि हमें क्यों जरूरी है हमें इन केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की। तो नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता वो कि उसमें ये बताया गया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में ये बताया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। दैट मींस कि एनर्जी को हम बना सकते हैं ना हम बना सकते और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो उसी को लेते हो, देखो अब एग्जांपल देता हूं मैं, पहले अगर मैं लिखूंगा आंसर लिखते हुए इसको, वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू satisfy the law of conservation to satisfy the law of conservation। अब ये क्या बताता है? आपने बताया विच स्टेट दैट, आपने लिखना भी आगे कि विच स्टेट दैट energy can neither be created nor destroyed। ठीक है, बस ये है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आपने बताया वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। विच स्टेट दैट, जो हमें ये बताता है कि एनर्जी को हम बना सकते हैं और नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर बंद करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि बैलेंस इक्वेशन कैसे करता है, उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई जाएगी कि वही आपका बेस है। अगर आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी आई देन आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन करनी नहीं आई देन आपको जितनी भी आगे रिएक्शंस आएंगी पूरे चैप्टर में, पूरी 10th की जितनी भी साइंस है, 11th की जितनी भी केमिस्ट्री है,
तो वहां पे आपको बिना रेक्शंस के इक्वेशन रखनी ही नहीं है। थैंक यू।